हेलो यंग मैन, राष्ट्र के भावी कर्णधार विद्यार्थी, आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए ही विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव का एक पार्ट है। तो विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव बच्चों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए पढ़ाई की क्षमता, डांस, गाने की क्षमता, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले की क्षमता, हर चीज के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और हम लोग इससे बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज तिवारी, टेक्निकल सपोर्ट बाय राजनंदिनी एंड भागीरत्ना, एंड माई सेल्फ रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अगम दयाल, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ 50 years एक्सपीरियंस। आज हम लोग कनेक्टिव एनिमल टिश्यू के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का समूह जो मिलकर के एक काम करता है। वो एक तरीके के सेल्स भी हो सकते हैं, एक से अधिक तरीके के सेल्स भी हो सकते हैं, और ये टिश्यूज मिल करके सारे सेल्स एक काम करते हैं। ये चार तरह के हो सकते हैं। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू हम लोग लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज सेकंड पार्ट में हम इस सेकेंड पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स, ये जोड़ता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के जोड़े रखने का काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कनेक्टिव टिश्यू। खास बात यह है कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि समुद्र में बीच बीच में काफ़ी दूरी पर आइलैंड्स होते हैं, द्वीप समूह होते हैं, तो इसी तरीके से द्वीप समूह की तरीके की सेल्स होती हैं और मैट्रिक्स समुद्र की तरफ से होता है। दूसरी बात, ये जो सेल्स होते हैं 2-3 तरीके की सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स एक्सेट्रा, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये 2 तरीके के फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, एक तो कोलेजन फाइबर और दूसरा इलास्टिन फाइबर। ये अलग अलग सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का, और जो बेसिक एरियोलर टिश्यू का कह सकते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नंबर 2 सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड नंबर 3 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमेशा ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लूइड, इंटरसेलर स्पेस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, उसके अंदर स्कैटर्ड सेल्स होते हैं, और ये सेल्स फिर 2 तरीके के फाइबर सिक्रीट करते हैं, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। अब इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी 3 टाइप्स हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है? हमारी स्किन की एपिडर्मिस के तुरंत नीचे जो डर्मिस होती है वो एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। स्किन में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस। तो डर्मिस पार्ट एरियोलर टिश्यू से मिलकर के बना होता है। एक एग्जाम्पल है उसका जिसमें ये तीनों चीजें होंगी। फिर इसके बाद सेकंड टाइप है एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। हमारी स्किन के तुरंत नीचे जो फैट बॉडी होती है एडिपोज टिश्यू होता है, और ये हमारी बॉडी के हीट को रिटेन करने का काम करता है, बाहर की ठंडक से हमको बचाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, लड़कियों में स्किन के नीचे का एडिपोज टिश्यू का लेयर, सबक्यूटेनियस फैट का लेयर ज़्यादा मोटा होता है और लड़कों में कम मोटा होता है। इसीलिए लड़कियों को कम ठंड लगती है, और स्विमिंग पूल में तैरते समय लड़कियां कम डूबती हैं, लड़के ज़्यादा डूबते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू या सबक्यूटेनियस फैट। बाकी सब चीज़ें इसमें वही हैं। इनके जो सेल्स होते हैं इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तीसरा है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, इलांगेटेड फाइबर्स होंगे, और फाइबर बनाने वाली सेल्स उनके बीच में होंगी। ये 2 तरीके की होती हैं, एक तो टेंडन और दूसरा लिगामेंट। टेंडन जो होती हैं किसी मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करती हैं, राइट?
किसी बोन को मसल से कनेक्ट करती हैं, इन्हें टेंडन कहते हैं। दूसरी तरफ लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट में क्या होता है कि ये दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 इज कार्टिलेज एंड नंबर 2 बोन। कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि हमारे ये नोच है, नाक, और ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बॉडी में भी जो है लंबी बोन्स के टिप पर थोड़ा सा कार्टिलेज होता है और दो वर्टिब्री के बीच में थोड़ा सा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज में ये कार्टिलेज सेल्स हैं और मैट्रिक्स है, फाइबर बहुत कम होगा, और ये सेल्स जो हैं कार्टिलेज बनाते हैं, तो इन सेल्स को, कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। दूसरे होते हैं बोन्स। बोन्स में क्या होता है कि ये इनमें मैमेलियन बोन्स में इस तरीके से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, बीच में एक कैनाल होगी। इस कैनाल को हैवर्शियन कैनाल कहते हैं, और इस हैवर्शियन कैनाल को घेरे हुए कई कंसेंट्रिक लैमेली में बोन सेल्स होंगी, राइट। तो कई कतारों में इसको के ऊपर लिपटी हुई बोन सेल्स होंगी, और ये बोन सेल्स दो तरीके की हो सकती है इसमें भी। एक्चुअली बोन्स भी बहुत डायनामिक टिश्यू हैं, इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, ये चुपचाप रहने वाली नहीं है। तो इनमें एक तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो कि बोन का फॉर्मेशन करती हैं, और दूसरी तरफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं जो कि बोन का ब्रेकडाउन करती हैं। तो ये तो हुआ बोन। अब तीसरी बात है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये फ्लूइड होते हैं, और इनमें दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो दो वैरायटीज हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के, नंबर 1 ब्लड और सेकंड लिम्फ। दोनों में बस जरा सा फर्क है, अभी आपको बताते हैं। ब्लड में एक तो सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सेल्स जो होती हैं ब्लड में, उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये 3 तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग कंट्रोल करती हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी को कंट्रोल करती हैं। कोई भी रोग उत्पन्न करने वाला पैथोजन हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में आ जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसी उसे फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती हैं लंग्स से बॉडी सेल्स तक। एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियाई समाप्त हो जाती हैं, जो कि उसको अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन को स्पेस देना रहता है। तो इसीलिए मैमेलियन आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहना गलत है, उसे रेड ब्लड कॉर्पसेल कहा जाता है। तो ब्लड में 2 पार्ट हो गए, एक तो फ्लूइड पार्ट जिसमें वाटर, कुछ साल्ट्स होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा, और फिर प्रोटीन्स 3 तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। तो इसलिए अब यहीं पे एक फर्क समझ लीजिए, ब्लड ठीक है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, लेकिन ये सीधे सीधे डिफरेंट ऑर्गन्स के चारों तरफ तक नहीं जाता है। ये ब्लड वेसल्स में छोटी छोटी पोर्स होती हैं, और इन छोटी पोर्स में क्या है, डब्ल्यूबीसी की खासियत ये कि जैसे डब्ल्यूबीसी वैसे तो बड़ा सा है, लेकिन वो जहाँ बहुत छोटा पोर है तो उसमें इस तरीके से सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ करके छोटे से पोर से भी बाहर चला जाता है। आरबीसी पॉपिन शेप्ड होती हैं, तो वो इससे बाहर नहीं जा पाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज से ब्लड में इसके आरबीसी तो रिटेन कर ली जाती हैं, और आरबीसी के अलावा बाकी जितना फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, जिसको लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फ जो है सारे बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, फिर वहाँ से कलेक्ट होकर के लिम्फ वेसल्स में आता है, लिम्फ वेसल्स वेन्स में आती है, फिर वहाँ से हार्ट में चला जाता है।
एक और शब्द ध्यान लीजिए, कंपटीशन में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम। ब्लड प्लाज्मा contains the different protein, salts and water and fibrinogen। तो फाइब्रिनोजन रहेगा ब्लड प्लाज्मा में, लेकिन फाइब्रिनोजन को निकाल दीजिए तो जो बाकी बचा पोर्शन है फ्लूइड का उसको कहते हैं ब्लड सीरम। तो ब्लड सीधे सीधे लेकर के सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए तब तो उसमें जो फ्लूइड बचेगा उसको ब्लड प्लाज्मा कहेंगे। ब्लड को क्लॉट कर दिया जाए, फाइब्रिनोजन अलग हो जाए और तब उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए तो जो फ्लूइड बचेगा उसको ब्लड सीरम कहते हैं। सो दिस मच वाज अबाउट द डे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।